बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना 30 अप्रैल और ना 8 अक्टूबर पंजाब के अंदर इंतखाबात 14 मई को होंगे। जी हाँ, द गोल्डन डेट इज 14th ऑफ मई। मगर फिर भी मिलियन डॉलर सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि क्या 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हो पाएंगे? दिस स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। इस एक फैसले पर, इस एक इशू पर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि सुप्रीम कोर्ट दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह कोई खैर की खबर लाना इस पाकिस्तान के लिए, अल्लाह इस तसादुम का कोई ना कोई बेहतर हल ही निकले। एनीवेज जी, सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं और खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रोल भी अपनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रोल अपनाते हुए इंतखाबात की इची बिची, मतलब जो इंतखाबात का प्रोग्राम है ना, एक एक तारीख दे करके उन्होंने ये फैसला जारी किया है। अच्छा, अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि क्लियर कट ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इंतखाबात का कह दिया है बल्कि इंतखाबात के लिए हर वो चीज़, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, उसको हर हालत तक 14 मई के ऊपर अमल दरामद कराना है। यानी कि गैर मामूली हालात के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का एक गैर मामूली फैसला है। और 10 अप्रैल वो डेट है जब वफाक को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देना है। ये 21 अरब रुपए किस लिए देना है भाई? ये इंतखाबात के लिए देना है। अब अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो अगर हुकूमत ये 21 अरब रुपए नहीं देती 10 अप्रैल तक, तो 11 अप्रैल को पहली हुक्मदूली हो जाएगी। और हुक्मदूली कोर्ट की क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं भी जानती हूं, ये आप भी जानते हैं। अगर हुकूमत 10 अप्रैल को वफाक जो है वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे देता है तो फिर तो हर हालत में इंतखाबात में जाना पड़ेगा। और अगर 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए नहीं दिए जाते इलेक्शन कमीशन को, तो फिर रौला है, फिर हुक्मदूली है, फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाइयां हैं और फिर एक क्राइसिस है जो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। जब मैं आपसे मुखातिब हूं इस टाइम पर, अगर मैं आपको हुकूमत का स्टेटस बताऊं तो वो स्टेटस ये है कि वो मीटिंग वहां पे चल रही है और अहम मीटिंग्स के अंदर जो है ये फैसले हुए हैं कि भाई वो इस फैसले को रद्द करते हैं, वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माइनॉरिटी बेस पर आया है, अक़लियती फैसला है, मेजॉरिटी का फैसला नहीं है, अक्सरियती फैसला नहीं है, लिहाजा ये अमल पैरा हो ही नहीं सकता। यानी इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। एनीवेज जी, और क्या रीज़न है हुकूमत की कि वो इंतखाबात ना कराए 14 मई को, और क्या रीजंस और क्या ऑप्शंस हैं, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आज बड़ा ही प्रेस्टिजियस पैनल है मेरे साथ, मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी उस्मान सईद बसरा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीसरे जो गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब लोधी हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून है। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुर्तज़ा वहाब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज ही के दिन 4 अप्रैल 1979 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी। आज 79 से लेकर के 2023 तक उस फैसले की ना सिर्फ गूंज सुनाई दे रही है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान उस फैसले को भूल नहीं सका है तो कुछ गलत नहीं होगा। आज एक फैसला आया है और इस फैसले ने भी आज एक डिवाइड क्लियर कर दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट है। क्या इस दफा अंजाम किसी खैर की खबर लाएगा? आज 44 साल गुजर गए हैं 4 अप्रैल 1979 से, लेकिन आज तक भुट्टो साहब का वो जो मुतनाज़ा फैसला है उसको अदालत ने अंडू नहीं किया, या जो उसकी नज़रसानी करने की ज़रूरत थी वो नहीं की गई। मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि अदालतें जो है एक बहुत ही मोहतरम फोरम है, और जितना वो सियासी मामलात से दूर रहती हैं उतनी उनकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होता है, और जितना वो सियासी मामलात में इंटरवीन करते हैं उसका नतीजा ये होता है कि मुतनाज़ा फ़ैसले आते हैं। और वो जो फ़ैसला भुट्टो साहब की फांसी का था वो मुतनाज़ा फ़ैसला था, वो एक स्प्लिट वर्डिक्ट था। 4 जजेस ने फ़ैसला किया था कि फांसी दे दी जाए, 3 जजेस ने उससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। बाद में चल के एक टेलीविज़न प्रोग्राम में उनमें से एक जज साहब ने खुद बरमला फरमाया, जिन्होंने फांसी का फैसला दिया था, कि वो फैसला कानूनी उसूलों के ऐन मुताबिक नहीं था, और अदालत ने प्रेशर में आके अंडर फोर्स या अंडर कोर्जन वो फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई
2011 में उस वक्त की हुकूमत ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा, गालिबन मार्च 2011 की बात है। तो बिनेश 12 साल उस रेफरेंस को भी भेजे हुए हो चुके हैं, एक ऐसे मामले पर जो कि पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म के फांसी के फैसले के ऊपर राय मांग रहा है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से। उस सुप्रीम कोर्ट से जो कि एक बाइख्तियार खुद मुख्तार सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कहता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ 44 साल गुजर जाने के बाद आज तक उस फैसले की नज़रसानी नहीं हुई। 12 साल उस रेफरेंस को भेजे हुए हो गए, उस फैसले की नज़रसानी नहीं हुई। हर मामले की डे टू डे हियरिंग होती है, लेकिन ये मामला जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के कत्ल के हवाले से कह लें, उनकी फांसी के हवाले से कह लें, अभी तक उस हवाले से कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नहीं आया। मैं बिनेश ये बड़ी मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के फैसले जिसके बड़े दूरअस्त नताइज होते हैं, वो जितना यूनानिमिटी के साथ किए जाएं और जितना तमाम लोगों की कलेक्टिव विजडम के साथ किए जाएं, उतना बेहतर होता है। जब आप चेरी पिकिंग करेंगे, जब आप कुछ लोगों को बेंच पर रखेंगे, कुछ लोगों को बेंच पर नहीं रखेंगे, तो हमेशा कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा होगा। और मैं समझता हूँ आने वाले सालों में जब हालात तब्दील होंगे, तो कभी ना कभी एकेडमिकली भी, पॉलिटिकली भी, जुडिशली भी इन तमाम जब फैसलों की नज़रसानी की जाएगी, तो मैं समझता हूँ जो भी तारीख दान होंगे वो ऑब्जेक्टिवली अगर बात करेंगे तो वो समझेंगे कि बेहतर ये होता कि इस मामले के ऊपर जो कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना है इस वक्त, पाकिस्तान को मौजूदा सियासी भंवर में फंसा हुआ है, आईनी भंवर में फंसा हुआ है, मुआशी भंवर में फंसा हुआ है, उसका फैसला करना है। जितना ज्यादा इसके ऊपर डिलिब्रेशन होती, जितने ज्यादा मौजूद जज साहिबान इस केस में इन्वॉल्व होते, उतना ज्यादा मैं समझता हूँ बेहतर फैसला आता और उतना ज्यादा इत्तफाक मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम का उस फैसले के साथ होता। So what is the way forward now? वे फॉरवर्ड देखें बिनेश, मैं बड़ा एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ शहरी ये समझता हूँ कि देखिए हर इदारे को अपनी हुदूद व क़यूद में काम करना है। अब आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि जो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है शेड्यूल देने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। मैं समझता हूँ अगर हर इदारा दूसरे इदारे का काम करेगा तो वो अच्छी रिवायत मुल्क में स्टैब्लिश नहीं होगी। और माजी में नजरिया ज़रूरत यही थी ना कि दूसरे इदारों ने दूसरे इदारों का काम किया, अदलिया का काम भी किसी और ने कर लिया, पार्लियामान का काम भी किसी और ने कर लिया, हुकूमतों का काम भी किसी और ने कर लिया, और वो नजरिया ज़रूरत ने पाकिस्तान को इस नहज पर लाकर खड़ा किया है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि जो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है वो इलेक्शन कमीशन करे, जो काम अदालत का है वो अदालत करे, जो काम पार्लियामान का है वो पार्लियामान करे। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत अदलिया का काम करे, अदलिया हुकूमत का काम करे, अदलिया हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम करे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी नज़ीर, अच्छी रिवायत पाकिस्तान में स्टैब्लिश नहीं हो रही। ठीक है उस्मान सईद बसरा साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मुबारकबाद आपको देना चाहती थी, आपके लिए एक तो बड़ी विन है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और उन्होंने बिल आखिर आपको एक तारीख लेकर के दे दी, मतलब खुद ही दे दी, ज़ाहिर 14 मई के हवाले से इलेक्शन कमीशन के उन्होंने आज किरदार भी अदा किया। लेकिन मुबारकबाद मुझे साथ ही वापस भी लेनी है। उसकी वजह यह है क्योंकि हुकूमत ने, जिन्होंने एक्चुअली अमल दरामद कराना है, ज़ाहिर फंड्स तो उन्होंने देने हैं ना, वफाकी हुकूमत ने देने 21 अरब रुपए के फंड्स, भाई वो ये कहते हैं कि वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये एक अक़लियती फैसला है और ये इस हद तक फैसला उनको काबिल कबूल नहीं है कि इसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो सकता। अब क्या करना है फिर आपने? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिनेश, सबसे पहले तो आपने मुझे मुबारकबाद दी है, ये मुझे मुबारकबाद ना दें आप, ये मुबारकबाद है पाकिस्तान की कौम को, क्योंकि आज जो जस्टिस मुनीर की आइन की क्यारी थी ना जी, जिसके अंदर मुनीरी पनीरी लगी हुई थी, उसके ऊपर तो सुहागा फेर दिया सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने। और मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुर्तज़ा साहब कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अगर सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं तो हम कोई भी बन सकते हैं। अभी वो फरमा रहे थे जी हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। मैं तो ढूंढता रहा इनका मुबारक चेहरा और इनकी खूबसूरत गुफ्तगू जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान का काम किया था और पार्लियामान को हुक्म दिया था कि फ़लाँ इतनी तारीख को इतने बजे फ़लाने दिन को आप इजलास मुनक़्क़द करेंगे, फ़लाँ रेजोल्यूशन फ़लाँ टाइम पे लेके आएंगे, फिर फ़लाँ टाइम पे उसको मंजूर करके फ़लाँ टाइम पे उसको अपनी रुखसत लेंगे और चले जाएंगे। देखिए मसला क्या है वहाब साहब, अगर तो हमने ज़ुबान दराजी, दशनाम तराजी या सिर्फ गुफ्तगू के पहाड़ खड़े करने हैं तो शैतान ने बड़े खड़े किए थे अल्लाह की रहमानियत के ख़िलाफ़, तो वो तो कबूल नहीं होंगे। मसला सिर्फ ये है कि हम जो कानून को पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कानून पढ़ा हुआ है किताबों के अंदर,
और पाकिस्तान का आम आदमी जो जमीन के ऊपर मौजूद है उसको मालूम है कि आज ये केस 2+2 4 का केस है। ये केस सिंपल ये है कि कभी भी आइन के अंदर लिखा हुआ है जब आपकी असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी 90 दिन के अंदर इंतखाब होंगे। आपके और आपकी पीडीएम की 13 जमातों और 14वीं आपकी छतरी जो ऊपर खड़ी हुई है, आप सबके चेहरे से निकाब उतर गया है। आप पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, बिलखुसूस आपकी जमात, कि आप बड़े जमहूरी हैं। लेकिन आज आप आइन शिकनों की सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नजरिए ज़रूरत को आबियारी करें। जस्टिस मुनीर की लगाई हुई पनीरी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है उसके अंदर अपना खून दिल शामिल कर दें। आप कहते रहे कि आप बड़े इंसानी हुकूक के चैंपियन बनते हैं। आपकी जमात के लिए मैं कह रहा हूं, और मुझे अफसोस इसलिए है कि आप ऐसे नौजवान उस जमात के अंदर है जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान से जुड़ा हुआ है। आप इंसानी हुकूक की पामाली जितनी पिछले दिनों के अंदर हुई है, किसी की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल बचा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बहनों के कपड़े फाड़े गए हैं, माओ के दुपट्टे छीने गए हैं, लोगों को जबरी गुमशुदगियां की जा रही हैं। आज भी जब मैं आपसे बैठा हूं तो हमारे सैकड़ों लोग जबरी गुमशुदगी का शिकार है, लेकिन आप लोग नहीं बोले। देखिए, ये जो फैसला आज आया है पूरे पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर जानते हैं, और आप भी दिल से जानते हैं। कैमरे के ऊपर इसका इजहार करें ना करें, हमें जरूरत नहीं है। आप, मुझे पता है कि कानून को जानने वाले, समझने वाले और कोड़ मगज ना हो इंसान, तो उनको मालूम है कि ये 2+2 4 का केस था। एक तरफ जजेस ये कह रहे थे कि कोई दूसरी सियासी पार्टी इसका हिस्सा ना बने, ये आइन की सरबुलंदी का केस है। जब आइन में लिखा हुआ है, कोई इबाहम नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो आज पीडीएम की 13 जमातें जो कहने को तो जमहूरी जमातें हैं, लेकिन जमहूर के पास जाने से बेहतर मौत समझ नहीं है। यानी कि आप लोग आज के बाद अपने आप को जमहूरी जमातें ना कहें, क्योंकि आपने एड़ी चोटी का जोर। एक मिनट बिनेश, एक मिनट। 30 अप्रैल भी 90 दिन के अंदर नहीं था, 14 मई भी जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, और जो 8 अक्टूबर है ना वो भी 90 दिन के अंदर नहीं है। 90 दिन की गर्दान छोड़ दे, बाकी जो चाहे आगे सुनिए सुनिए। ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो चाहे मर्जी डेट दे। अगर आइन 90 दिनों का कह रहा है तो फिर तो 90 दिन बाय हुक और क्रुक, फिर 90 दिन ही होने चाहिए थे सर। फिर आगे एक आधा पीछे दिन नहीं होना चाहिए था, फिर 14 अप्रैल से पहले होने चाहिए थे। तो 90 डेज वाला लॉजिक ना दे। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आप बाकी जो चाहे मर्जी करना चाहते हैं। मुर्तजा आपको आपने जो जवाब देना आप दें। आप सुने 90 दिन वाला लॉजिक माइनस करे, वो मैं आपको देने नहीं दूंगी, क्योंकि 90 दिनों में वैसे भी इलेक्शन नहीं हो रहा। सुने, यही तो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि एक तो यहाँ पे रियासती बददियानती चल रही है, दूसरी फिक्री बददियानती चल रही है। भाई मुझे बताएं बिनेश, आप सिर्फ बता दें, चले मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जरूर ईमान रोजे में आप बता दें कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन लोग थे जिन्होंने 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना होने और उसके सामने तमाम तर रोड़े अटकाए? क्या वो लोग आपके सामने नहीं है? क्या वो पीडीएम के लोग नहीं? क्या वो हुकूमत नहीं थी? जब रोजे अव्वल से एक इलेक्शन का ऐलान हो गया, आपने कहा बड़े आप तुरम खां बने थे, असेंबलियां तोड़े फिर इलेक्शन में जाएंगे। हमने असेंबलियां तोड़ दी, अब आप इलेक्शन में नहीं जा रहे। सर आपने असेंबलियां तोड़ी क्यों? मैं तो वहां से शुरू करूंगी ना, असेंबलियां टूटी क्यों? आइन में लिखा हुआ है जो मर्जी तोड़ दे। नहीं, वो तो फिर आपकी मर्जी है ना। नहीं, मर्जी आइन में लिखा हुआ है। आइन में लिखा हुआ है किसी सॉलिड रीजन भाई रीजन के लिए लिखा ही नहीं हुआ। आइन के अंदर एक चीज लिखी है, जब भी इलेक्शन करवाने हैं 90 रोज के अंदर करवाने हैं। ओके विनेश 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं और 25 मई को फिर से इमरान खान साहब का दिल करे तो फिर से आप असेंबलियां तोड़ देंगे, तो ये बातें ना करें। मुझे माहिर कानून ने ज्वाइन किया, जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब ने, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, डेडलॉक बरकरार है, यहाँ पर भी मेरे प्रोग्राम में भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज हैं, लेकिन अगर मैं आपको ऑफिशियली बताऊं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हुकूमत इसको मुस्तरद कर रही है और कह रही है कि काबिल अमल नहीं है, तो डेडलॉक तो अपनी जगह पे बरकरार है, आगे कैसे बढ़ा जाएगा सर? मैं समझता हूँ जी कि हुकूमत अपने आप को मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर रही है ये कह के, और ये बड़ा मुबहम किस्म का स्टेटमेंट है कि हम फैसले को मुस्तरद करते हैं। आपको फैसला मुस्तरद करने का कोई आईनी इख्तियार भी नहीं है। आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि तमाम इदारे, तमाम मतहत अदालतें सुप्रीम कोर्ट की असिस्टेंस करेंगी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात, तमाम फैसले उनके लिए पाबंद हैं, काबिल पाबंदी नहीं कह सकते। ये बात, ये मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस किस्म की मुशावरत इनको अवेलेबल होगी हुकूमत को, कि ये इस फैसले के बाद भी उस बात पे कायम रहेंगे कि हम इस बात को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते। ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच है बाबा, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसका फैसला है। और मैं एक गुजारिश और कर दूं, अब आएगा इन ऑपरेशन आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फेडरल और प्रोविंशियल तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें जो उसकी मतलूबा मुआवनत है उसकी। और दिलचस्प बात एक और मैं आपको गुजारिश करूं कि इस बेंच के जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनका एक फैसला बतौर जज सिंध हाई कोर्ट, एक डिवीजन बेंच का फैसला है, उसकी साइटेशन मैं आपको बता देता हूं अगर किसी ने देखनी हो। PLD 2013 सिंध 117 सैयदा वहीदा शाह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 220 को इंटरप्रेट करते हुए ये डिक्लेयर किया गया है कि जो ऑफिशियल या जो ऑफिसर या जो अथॉरिटी इस आर्टिकल को वायलेट करेगी और इलेक्शन कमीशन को मतलूबा मुआवनत फराहम नहीं करेगी, वो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 के तहत प्रोसीडेबल होगी। ये है आर्टिकल 6 के तहत जो प्रोसीड किया जाता है, जिन लोगों को डिक्लेयर किया गया है कि उसके तहत प्रोसीड करेगी। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट होंगी उनके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आर्टिकल 220 के वायलेशन के, और वो जितनी प्रोसीडिंग्स हैं वो मॉनिटर करेगा और सुपरवाइज करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये इसमें उनकी सर्विसेज से डिसमिसल या माजूली की हद तक वो फैसला जा सकता है। जैसे साहब दो छोटे छोटे सवालात हैं सर, दो छोटे से सवालात हैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए। आपने सर कहा कि ये आर्टिकल 220 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, हाई ट्रीजन पर पनिशमेंट होगी, आर्टिकल 6 लगेगा, किन किन पर लग सकता है ये बता दीजिएगा। और दूसरी सर, किन किन पर लगेगा ये पनिशमेंट, किस किस पर लगेगी? सिर्फ वजीर आजम पर लगेगी, पूरी काबीना पर लगेगी? ये जरा प्लीज बता दीजिएगा। और दूसरी चीज सर, कि आपने बेंच की बात की, इस वक्त मैं गुजारिश करूं, इस वक्त डायरेक्शन जो है वो है फाइनेंस डिवीजन को, डिफेंस डिवीजन को और इंटीरियर डिवीजन को। इनके सेक्रेटरीज को बुला के इनसे रिपोर्ट्स लेके रिकॉर्ड का हिस्सा बना के उसके बाद ये ऑर्डर हुआ है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ये ऑफिसर्स होंगे, और अल्टीमेटली ये भी कहा जा सकता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस तरह आज कैबिनेट ने फैसला किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इस बात का, और उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। सर बस एक आखिरी चीज़ बता दीजिए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, इसके फैसले को कोई नाकाबिल अमल नहीं कह सकता या ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्तरद करते हैं। सर बेंच को लेकर के बहुत से एतराज़ात थे, क्योंकि बेंच को लेकर के ये कहा गया कि ये बायस बेंच है, ये 3 वही जजेस हैं, इनके अलावा कोई भी और जजेस रख दीजिए। तो सर ऐसी सूरत हाल के अंदर कोर्ट्स को क्या और या सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? जितनी पार्टीज लिटिगेशन में कोर्ट के सामने होती हैं, उनका हक होता है, उनके लिए ये उनको अगर महसूस होता है कि उनको किसी तरह से कोई एतराज है इस बेंच पे, वो रख सकते हैं। अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो उसी कोर्ट का होता है कि वो उसको किस डील करती है। कोर्ट ने डील कर लिया, उनके एतराजात सुन लिए, उनके एतराजात को मुस्तरद कर दिया और फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, जो एप्लीकेबल भी है तमाम इदारों पे और इम्प्लीमेंट भी होगा ये फैसला। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुर्तजा वहाब साहब जो हैं वो काफी देर से कुछ कहना भी चाहते हैं, हम उनसे बहुत कुछ पूछना भी चाहते हैं। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब हैं कि हाई ट्रीजन कार्रवाइयों का कह रहे हैं, पनिशमेंट का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत अपने आप को मजीद मुश्किल में धकेल रही है अगर वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करती। सर, सो आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक? मेरे ख्याल में वो समझा के नहीं, डरा के गए आपको सर, डर गए आप? ये देखिए, सियासी कारकुन जो होता है ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करता है, और मैं समझता हूँ जिस मुआशरे में डिसेंट की गुंजाइश ना हो ना, और सिर्फ कंटेम्प्ट की बात की जाए, तो फिर वो मुआशरा जो है ना पोलराइज्ड ही रहता है, और लोगों को आप जबाबंदी करके, लोगों की ज़बानों को बंद करके चीज़ों को सस्टेनेबली डेवलप नहीं कर पाते। मैं बिगिनिश थोड़ा सा जो मेरे भाई उस्मान बात कर रहे थे ना, वो मैं इस किताब के हवाले से बात करना चाहूँगा। ये किताब है जिसके बारे में सब बात करते हैं, और आइन जो है एक पूरा डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आइन की शिक को आप फॉलो करेंगे, इस शिक को आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है। और आइन के अंदर जो आइन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों के ऊपर पेनल्टीज को भी प्रपोज किया, और उसके साथ साथ हर इदारे की हदबंदी भी की, और बताया कि कभी कभी अगर कोई इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन आ जाए तो उससे आप वे आउट कैसे निकालेंगे।
तो जब आप आइन की बात करते हैं तो सिर्फ आप आइन का आर्टिकल 224 नहीं देखेंगे कि आपको उसमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं। आपको ये भी देखने की जरूरत है कि इंतखाबात कौन कराएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीनेश नहीं कह रही हूँ, ये भी आईने पाकिस्तान कह रहा है। तो क्या पार्लियामान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस काम को यूजर्व कर सकता है? वो नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि अगर आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पहले फैसला आया था और आज फैसला आया है, उसके मुताबिक तो 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को इजाजत है कि वो 90 दिन के पीरियड को एक्सीड कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान से ज्यादा पावरफुल इदारा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल इदारा है? मैं बड़े एहतराम के साथ ये समझता हूं कि हर इदारा इक्वली पावरफुल है। सबसे पावरफुल अगर चीज है तो वो ये डॉक्यूमेंट है, ये आईने पाकिस्तान है, राइट? वही आईने पाकिस्तान पार्लियामान को जन्म देता है, वही आईने पाकिस्तान हमारी अदालतों को जन्म देता है, वही आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जन्म देता है। और अगर इस तरीके से आप एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर फौकियत हासिल करने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूं उसके नताइज इतने खुशाइंद नहीं होते। अब मैं क्यों हवाला दे रहा हूं आर्टिकल 254 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में कहा कि ठीक है जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा दें, लेकिन अगर नहीं हो पाते तो जल्द अज जल्द करा दीजिएगा। या आज के फैसले में उन्होंने जो अब 14 मई की डेट दी है, इसके अंदर अगेन 90 डेज को एक्सीड कर गए हैं। तो किस बेसिस पर एक्सीड किया उन्होंने? आर्टिकल 254 का सहारा लेकर। आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर आइन में अगर कोई तारीख मुकर्रर है, कोई टाइम पीरियड मुकर्रर है, और अगर फॉर सम रीजन उस टाइम पीरियड को आप फॉलो नहीं कर पाते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज कलअदम हो जाएगी या वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, वो इलीगल हो जाएगी। वो आर्टिकल 254 में उसका जिक्र है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम है, वो आईनी इदारा है, उसका काम है कि वो आर्टिकल 218 के तहत उसको इलेक्शन कराना है, और वो ये फैसला करता है और वो आर्टिकल 254 का सहारा लेता है या वो सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शंस एक्ट का सहारा लेता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल इसने गैर आईनी अमल कर दिया। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं बीनेश, मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज अ लॉयर उनसे डिसएग्री कर सकता हूं, बट खुदारा ये नहीं हो सकता कि एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर फौकियत हासिल करने की रिवायत कायम करे। दूसरी बात देखिए बीनेश, जब हम बात करते हैं ना आइन की, तो अगेन चेरी पिकिंग ना करें। मैं अपने दोस्त उस्मान को बताना चाहूंगा, आइन का आर्टिकल 4 भी देखें, आर्टिकल 25 को भी देखें। आर्टिकल 4 कहता है हर शख्स को आइन के मुताबिक इन अकॉर्डिंग टू लॉ ट्रीट होने की जरूरत है। आर्टिकल 25 कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं बैठे सियासी कारकुन के ये सवाल खड़ा करता हूं ना कि मुर्तजा वहाब साहब, इतना मैंने आज आइन और कानून पढ़ दी है ना, आप सारों ने मिलकर मुझे इतनी शिकें पढ़ा दी हैं, पता नहीं एग्रीमेंट हो डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन अब एक चीज मैं जो आपको दिखाने और सुनवाने वाली हूँ, एक मिनट मुर्तजा, जस्ट प्लीज अलाउ मी, उसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। आप सुनना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो ने क्या कह दिया जो उनको एक्चुअली नहीं कहना चाहिए था? जरा सुनिए पहले। दिया जाए उस लार्जर बेंच पे तमाम जजेस बैठे, आज भी वक्त है, अब भी टाइम है कि सब होश के नाखुन लें। मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। इमरजेंसी, मार्शल लॉ, सीरियसली मुझे अपने आप को चुटकी काटनी पड़ी 2 दफा ये देखने और सुनने के लिए कि क्या ये बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, बेनजीर साहिबा के साहबजादे कर रहे हैं। बेनजीर तो हमेशा ये कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मार्शल लॉ इमरजेंसी कहां से आ गई? बिनेश, इंसान तारीख से हमेशा सबक हासिल करता है। आपको याद होगा 1976 के जमाने में भी इसी तरह की एक सिचुएशन थी, कन्फ्रंटेशन थी, पॉलिटिकल डेडलॉक हुआ था। तो नतीजा क्या हुआ? जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो इंटरवीन कर गए और उस वक्त की अदालतों ने उस अनडेमोक्रेटिक फोर्स को सपोर्ट किया नजरिए ज़रूरत के जरिए। तो जो पॉलिटिकल डेडलॉक होता है, मैं समझता हूँ वो हमेशा खतरनाक उसके नतीजे होते हैं। पॉलिटिकल डेडलॉक के मुकाबले में पॉलिटिकल डायलॉग इज अ बेटर सोल्यूशन। और अनफॉर्चुनेटली बीनेश, अगर आप पिछले 4.5 साल पर नजर डालें तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही रहा है कि पॉलिटिकल डेडलॉक रहा है, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं रहा। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, लीडर ऑफ द हाउस थे, पॉलिटिकल डायलॉग
नहीं हो रहा था। जब वजीर आजम के ओहदे से वो हटे, वो ऑपोजिशन में आ गए, उसके बाद भी उन्होंने अभी भी political नहीं हो dialogue रहा को है तरजीह मुर्तजा नहीं वहाब दी। साहब, अभी भी नहीं अभी हो रहा नहीं दे है। रहे। इमरान खान साहब has और not दिनेश, been मैं आपको- engaged in any sort of political dialogue, sir. At the end of the day, you like it, you don't like it, it is a दिनेश, political party. दिनेश, अभी भी नहीं हो रहा है political dialogue. मैं अभी भी समझता हूँ better sense should prevail and political leaders should sit down together and find a solution. एब्सोल्युटली। एक ब्रेक लेना है और उसके बाद ऑफ कोर्स उस्मान सईद बसरा साहब होंगे, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। उस्मान सईद बसरा साहब, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि भाई मेरे ख्याल से अब वो जो इक़दाम था आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो नारे, वो बातें करने का कि भाई ये अब हमें बताएंगे कि पार्लियामान कैसे चलनी है, ये अब हमें बताएंगे कि जी इजलास कैसे होना है, चाहे वो असद उमर साहब की बात हो, चाहे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो कि हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया जो रात को 12 बजे अदालतें खुल गई। अब तो माफ़ी मांगेंगे, अब तो आप खुश हैं, अब तो ये काबिल कबूल है सारी सिचुएशन आपको। अच्छा, देखिए वहाब साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हम अपनी चरब ज़ुबानी से या मैं अपनी लच्छेदार गुफ्तगू से लोगों को बेवकूफ़ तो बना सकता हूं, लेकिन लोगों को मुतमिन जब तक नहीं करूंगा लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। आप कह रहे हैं जनाब कि ये आइन के अंदर जो 90 दिन लिखा हुआ और फिर जनाब 90 दिन से ऊपर कैसे चला गया, सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको अब कर रही है, क्योंकि जो एक आइन के अंदर और कानून में जब इंटरप्रिटेशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंजरिया। ये यहाँ पे इंटेंशन जो इंसान की है उसको मद्देनजर रख के कानून साजी की जाती है। आप लोगों यानी पीडीएम का मेंजरिया ये था राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब यहाँ पे हम इसको लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए, आप और आपके जत्था बरदार तमाम जमातें और आपकी छतरी ने आपको हुक्म दे रखा था कि आपने डिलेइंग टैक्टिस में जाना है ताकि 90 दिन का जो टाइम बार है, टाइम का पीरियड है, उसको हम क्रॉस कर जाएं। सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैं आपकी सिर्फ याद दानी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको तो मालूम है, लेकिन क्योंकि आप थोड़ा चकमा दे रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग लेंगे नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ना पेश हुआ इलेक्शन कमीशन, ना हुकूमत पेश हुई और बार बार उज़र देते रहे आज कल ताकि ये टाइम निकल जाए। अब मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना सा है वहाब साहब, आप कान को इधर से पकड़ लें या कान को उधर से पकड़ लें। आइन के अंदर कुछ चीज़ें वाज़ेह तौर पे लिख दी गई हैं और मुझे अफसोस ये है कि पीडीएम की तमाम जमातें जो किसी ज़माने में खुद को सियासी जमात कहा करती थी और इलेक्शन में आती थी, वो लूला लड़े लंगड़ा लड़े, एक दूसरे से गाली निकालें, लेकिन लड़ती थी। आज आप लोगों के ऊपर इलेक्शन का वो खौफ सवार है। अभी मैं आपको बताऊं, जब कासिम सूरी की रूलिंग को इसी बेंच ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बहुत जज साहबान ने टर्न डाउन किया, इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठे टेलीविजन के ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरा दिल दुखी है इस फैसले के ऊपर, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। ये होता है आईनी और जमहूरी वजीर आजम। एक तरफ आपकी हुकूमत है जिसका आप हिस्सा हैं, जिसको आप मार्शल के लिए बुला रहे हैं अपने बड़े भाईजान को कि आ जाएं मार्शल लगा दें, क्योंकि अवाम यानी जमहूर, जो हमारी पार्टी जमहूरी थी, जमहूर के पास हम जा नहीं सकते। आप आए बिस्मिल्लाह करके मार्शल लगाएं, हमें इस सिचुएशन से निकालें, एमरजेंसी लगाएं, हमें इस सिचुएशन से निकालें। मुझे मुर्तज़ा वहाब सिर्फ ये बता दे, दिल पे हाथ रख के ज़रूर ईमान बता दे कि क्या किसी जमहूरी मुल्क का वजीर आजम अपनी कबीना को लेकर के बैठ के ये कह सकता है किसी जमहूरी मुल्क के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हम मुस्तरद करते हैं? ये कभी रवायत, ये बेहुदा रवायत भी पाकिस्तान के अंदर आज पीडीएम ने डाली है। मैं सिर्फ मुर्जा वहाब आपको सिर्फ ये, मुर्जा मेरी बात सुन ले, मुर्जा लेट्स हैव अ डिसेंट डिबेट। मुर्जा मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून आपके बड़ी करीब है, आजकल आपकी पप्पियां जप्पियां चल रही हैं, उनको सिर्फ ये बता दें ये सुप्रीम कोर्ट पे आपने हमला किया हुआ है, आपने कोयटा रजिस्ट्री वाले मकरूहात भी की हुई हैं, लेकिन आज दौर मुख्तलिफ है, आज आपकी कोई नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। देखिए ये नहीं हो सकता कि डयाला जेल के अंदर बंद एक कातिल जो है वो कहे मुझे जो अपना एडिशनल सेशन जज है पिंडी उसके ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि डाकू का हमेशा जज के ऊपर अदम एतमाद ही रहा है। वो डाका मारते हुए सोचना उसको चाहिए कि जब मुझे सजा मिलेगी तो मैं फिर क्या करूंगा। नंबर अब इससे आगे ये है, अगली बात सुनिए। उनके 30 सेकंड्स ले लें, वो शायद नहीं मेरी तो बात खत्म नहीं हुई, आप ही से पूछना चाह रहे हैं ना सर, नहीं मुझसे वो थोड़ी नहीं, ना पूछेंगे, यू आर गल्ला नहीं खत्म होनी, आप जीते में सर, दिल बड़ा करे, ले जी मुर्तज़ा वहाब साहब। अच्छा मुर्जा से होस्ट हैं इसके, अच्छा आप मुर्जा आप होस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हौसला करें। मुर्जा आप होस्ट कर रहे हैं, जी मुर्जा 30 सेकंड्स। मैं दो बातें बड़े छोटी छोटी करूंगा। उस्मान ने कहा ना ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब वही बेंच कासिम सूरी केस में फैसला करती तो आप कहते हैं जबरदस्त, ये वो बेंच नहीं थी। इनको पता होना चाहिए जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, जो उन्होंने आर्टिकल 5 के ऊपर रूलिंग दी थी, जिसके बाद असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था सदर मुमलिकत ने, वो 5 मेंबर बेंच थी, वो 3 जज साहिबान नहीं थे, जरा देख लीजिएगा। अच्छा मैं आपको इसका जवाब दे दूं, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। मुर्जा ने सुन ले, मुर्जा आपकी बात मैंने सुन ली, मुर्जा आप सुने, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। नहीं आपकी मैं समझ गया, टाइम थोड़ा है उस्मान, I'll give you time, Usman, I'll give you time। जी एक और बात मुकम्मल कर लें। लेट अस स्पीक प्रॉपर्ली।
Let me complete my point ये of आप view. ही कर रहे हैं, My मैं dear तो तकिया friend, लेके let me यहाँ लेटा complete my हूँ। point of view. Let me complete my point of view. जी करिए कंप्लीट, मुर्तजा करिए। जी तो मैं बता रहा हूं कि ये 3 जज साहिबान नहीं थे, 5 मेंबर बेंच थी असल में, उसमें 3 हिस्सा थे। तो पहली चीज तो अपने आप को दुरुस्त करें। दूसरी बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही कि कोई मुलजिम ये बैठ के उसको इजाजत नहीं दी जा सकती कि अदालतों का वो एहतराम ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इमरान खान को किसने इजाजत दी कि वो अदालतों का घेराव करे? अब अगर किसने ये तो सवाल इजाजत तो दी नहीं कि है, वो ये तो जज इनकी साहिबान बात को वेट आगे कराए? चलेगी ना। आप किसने इजाजत ये दी तो सवाल कि नहीं वो है। जज साहिबान को कहे कि आप 6 बजे तक बैठे, मैं फिर ठीक है। आऊंगा? ये सवाल नहीं है। किसने Alright. इजाजत दी कि सवाल नहीं। सियासी कारकुनान मुर्तजा ने कि ये जो लाहौर बहस, हाई कोर्ट मुर्तजा के ये अंदर तकरीर कर रहे हैं, आप पूरे सवाल पूरा नहीं कर जत्था रहे। जो है ना उनका, ठीक है मुर्तजा, मुर्तजा, पॉइंट आ गया। आप- आई हैव लेस टाइम, इमरान आई हैव खान लेस टाइम, लेट हिम रिस्पॉन्ड। मैं इसको रिस्पॉन्ड आई हैव कर रहा लेस टाइम, लेट हिम मैं रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड जी मुर्तजा मेरी बात सुनिए। मैं अगेन आपसे कहूंगा मेरे भाई, अगर आप सिर्फ जुबान चलाने की बात कर रहे हैं, अल्लाह की कसम मेरी आपसे बहुत ज्यादा चलती है। आपको मैं याद करवा देता हूँ, चलें आपको हो सकता है आप सुन तो लें। असल में आप सियासत की गजनी बन गए हैं। आपको याद नहीं कि ये जो बेंच है ये 9 से शुरू हुआ था। इसके ऊपर तो अब कहानियां बन गई सोशल मीडिया के ऊपर। 9 से शुरू हुआ था और फिर नादीदा कुव्वतों ने इसके अंदर इंटरफेयर किया और 9 में से इवेपोरेट होता होता ये 3 पे आ गया और पाकिस्तान की अदलिया को वो मजाक बनाया गया। और ये तारीख भी कभी आपको माफ नहीं करेगी। इस बदनुमाई के धब्बे हमेशा पीडीएम के चेहरे पे रहेंगे। लेकिन अब लेट मी स्पीक। लेकिन वहां एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे हमले होते रहे हैं और जिस जमात ने किए हैं वो आज वजीर आज़म बनी बैठी है। आप पाकिस्तान के लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। देखिए ये तो वहां यार देखिए ये तो क्रॉस टॉक होगी ना। वहां मुझे और आपको लोग सुनेंगे नहीं, लोग समझेंगे मछली मंडी में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ मछली मंडी में नहीं बैठे हुए। सैनिटी प्रिवेल इन पाकिस्तान। आज के लिए मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।